अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। इसका लेक्चर नंबर 1 हम ले चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि हमने अब सब कुछ कर लिया था, बस अब हमने इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन करनी है। ठीक हो गया। अब मैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को आपको जूम करके दिखा देती हूँ ताकि अब हम इसके अंदर स्पर्म बना लें। ठीक हो गया। ये देखें, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी ना, ये वाली। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अब मैं बड़ा, क्योंकि मैंने इसके अंदर सारे स्पर्म बनने हैं वो इसी के अंदर बनने हैं। अब इधर मैं कहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ, मेरे पास जगह नहीं है, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये मैं यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये मैंने सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना ली। ठीक है, इतनी बड़ी करके मैंने बना ली। ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके अंदर अब स्पर्म फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन करनी है। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ना यहाँ पे सेल पड़े होते हैं। इन सेल्स को कहते हैं, ये जो सेल है ना, ये 2n सेल हैं। 2n सेल का मतलब है कि डिप्लॉयड सेल हैं। डिप्लॉयड सेल का क्या मतलब है कि इन सेल के, ये सेल है तो सेल के पास न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। तो इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। 46 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो सेल है ना, इस सेल को कहते हैं, चूँकि डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, डिप्लॉयड, और इस सेल ने आगे गैमेट बनाने हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं गैमेट मदर सेल। मदर सेल है। ठीक हो गया। ये मदर सेल है, मतलब इस सेल ने आगे डॉटर सेल्स बनाने हैं। ये देखें ऐसे करके, ये वाला एक सेल है, इस सेल को हम कहेंगे कि ये 2n सेल है। 2n का मतलब है ये डिप्लॉयड है। ठीक हो गया। और इसको कहेंगे, क्योंकि इस सेल ने गैमेट्स बनाने, देखें लास्ट में 4 गैमेट्स बन रहे हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं गैमेट मदर सेल। मतलब मदर सेल है, क्योंकि मदर सेल ने आगे डॉटर सेल बनाने होती हैं, तो ये 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, इसलिए इसको मदर सेल कह रहे हैं। और चूँकि गैमेट्स बना रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं गैमेट मदर सेल। ठीक है, डिप्लॉयड है, गैमेट मदर सेल, इसी सेल को कह रहे हैं। और इस सेल का जो नाम है ना, सही वाला नाम बायोलॉजी में, इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब साइट मतलब सेल, ये ऐसा सेल है स्पर्मेटोसाइट जिसने स्पर्म बनाना है, लेकिन ये प्राइमरी सेल है। ठीक हो गया। अब ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर होगी मियोसिस 1। ठीक हो गया। क्या होगी? मियोसिस 1। मियोसिस 1 के नतीजे में, आप मुझे खुद ही बताएं, जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मियोसिस 1 के नतीजे में क्या होता है। ये स्टूडेंट्स, मैंने निकाल लिया है। देखिए मियोसिस मैं आपको बताया था, मियोसिस 1 में जो डिप्लॉयड सेल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है, और वो जो सेल होते हैं वो हिप्लॉयड सेल बन जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। देखिए इसमें 46 क्रोमोसोम थे, इनमें 23 क्रोमोसोम है, तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। ये एक सेल जो है, इससे जो 2 नए सेल बनने हैं, जो 2 डॉटर सेल्स बनने हैं, इन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी है। इसमें 46 है, इसमें 23 है, इसमें भी 23 है। ये देखिए 23। ठीक हो गया। तो इसलिए इन सेल्स को हम कहते हैं हेप्लॉयड सेल है। ये भी हेप्लॉयड सेल है, ये भी हेप्लॉयड सेल बन गया। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, वही चीज़ यहाँ पे होगी। ये देखें यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 में एक सेल से 2 सेल बनेंगे। ये देखिए, एक ये सेल बना और एक ये सेल बना। ये जो सेल्स है ना, ये हेप्लॉयड सेल हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये 2n सेल थे ना, इनके अंदर अब क्रोमोसोम की तादाद आधी हो चुकी है। इसमें भी अब 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, इसको n कह लो, n कह लो। हेप्लॉयड को n भी कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि डिप्लॉयड को, ये तो आपको पता ही है, ये वैसे मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो आपको पता ही है कि डिप्लॉयड 2n होता है, और जो हेप्लॉयड होता है उसको n कहते हैं। ठीक है, और 2n का मतलब आपको पता है ना कि कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक हो गया। और इसके पास कितने क्रोमोसोम है? इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है। अच्छा, अब ये जो 2 सेल बने हैं ना, इन सेल्स को कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो सेल था, ये कौन सा था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। ये जो 2 सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, और स्पर्मेटोसाइट। ठीक हो गया। अब क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्टूडेंट्स देखिए, मियोसिस 1 हो चुकी है, लेकिन मियोसिस 2 अभी रहती है, क्योंकि आपको पता है मियोसिस 2 स्टेजेस में होती है। तो मियोसिस 1 हमने करवा ली, अब हम करवाएंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2 इसमें भी होगी। ठीक हो गया। और इसमें भी मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 के नतीजे में इस सेल से भी आगे 2 सेल बनेंगे मज़ीद, और इस सेल से भी आगे 2 सेल बनेंगे। ठीक हो गया। अच्छा,
जी स्टूडेंट्स, आपको याद है जो मेयोसिस 2 होती है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। क्या मतलब, ये बात मैंने आपको समझाई हुई है लेकिन मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको समझाया था मेयोसिस 2 जो होती है बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। क्या मतलब कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर होंगे पेरेंट सेल के अंदर, उतने ही डॉटर सेल के अंदर जाएंगे। इसमें 23 क्रोमोसोम है, इनमें भी 23, इसमें भी 23। इसी तरीके से इसमें 23 हैं, तो इससे जो सेल बनेंगे उनमें भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे, मतलब 23 ही होंगे। ये होती है मेयोसिस 2। और मेयोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। माइटोसिस में भी ऐसे ही होता है। ठीक हो गया। तो अब हम मेयोसिस 2 करवा लेते हैं, क्योंकि मेयोसिस में तो 2 स्टेजेस में होना है। मेयोसिस 1 होगी, अब मेयोसिस 2 करवा लेते हैं। ठीक है, मेयोसिस 2 करवा ली। इस एक सेल से मज़ीद ये 2 सेल बने, तो ये n है तो ये भी n होगा, इसी तरीके से ये भी n होगा। अगर ये n है, n का मतलब है हैप्लॉइड, n का मतलब है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का क्या मतलब है कि 23 क्रोमोसोम है। ठीक हो गया। तो ये अगर n है तो ये भी n है, ये भी n है, मतलब कि इस एक सेल से ये जो 2 सेल्स बन रहे हैं, ये दोनों सेल्स हैप्लॉइड हैं। इसके अंदर अगर 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। इसमें अगर 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। अब ये जो 4 सेल्स बने हैं ना, इन चारों सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स। अभी भी इनको स्पर्म्स नहीं कहा, अब इनको स्पर्मेटिड्स ही कहा है। क्यों? क्योंकि स्पर्म की शक्ल तो ऐसी होती है, ऐसे करके। ये स्पर्म की हेड होता है और ये स्पर्म की टेल होती है। स्पर्म की टेल क्यों होती है? क्योंकि स्पर्म ने इस टेल की मदद से तैरते तैरते उस एग के पास जाना है। क्यों एग के पास जाना है, कैसे जाना है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसलिए स्पर्म की हेड और टेल है, लेकिन इसके पास तो भी कोई हेड और टेल नहीं है, इसलिए फिलहाल हम इसको स्पर्मेटिड कह रहे हैं। फिर ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ना, 4 स्पर्मेटिड बन गए हैं। इन 4 स्पर्मेटिड्स के अंदर थोड़ी चेंजेस आएंगी। ठीक हो गया। जब थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी फिर हम उनको स्पर्म्स कह देंगे। ठीक हो गया। तो ये इस तरह स्पर्म फॉर्मेशन होती है। वही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि वो कह रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। सबसे पहले वही मैंने जो आपको बताया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ठीक है, ये कैसा सेल होता है? मैंने आपको बताया डिप्लॉइड सेल है, गैमेट मदर सेल है। ठीक हो गया। तो ये देखें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, डिप्लॉइड सेल है 2n, और ये गैमेट मदर सेल होता है। वही बात लिखी हुई है, डिप्लॉइड सेल है, गैमेट मदर सेल होता है, जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये कहाँ पे मौजूद है? सारे सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो मेयोसिस 1 करेगा। ठीक हो गया। ये देखें, हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या करना है? मेयोसिस 1 करनी है, और मेयोसिस 1 के नतीजे में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। ठीक हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, इसने मेयोसिस 1 करनी है, और मेयोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल बनने हैं। वो जो 2 सेल बनेंगे वो दोनों हैप्लॉइड सेल होंगे। क्यों? क्योंकि मेयोसिस 1 में क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। तो इसमें अगर 46 क्रोमोसोम थे तो इसमें भी 23, इसमें भी 23 होंगे। क्रोमोसोम की तादाद आधी हो चुकी है, इसलिए इनको हैप्लॉइड सेल कह रहे हैं। और इन दोनों हैप्लॉइड सेल्स का क्या नाम है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वही बात लिखी हुई है कि अब क्या होगा? 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अब हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो अब हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मज़ीद डिवाइड करेगा, उसके अंदर मेयोसिस 2 होगी, और वो मज़ीद डिवाइड करके क्या बना देगा? 2 स्पर्मेटिड बना देगा। इसने भी डिवाइड करना है और डिवाइड करके 2 स्पर्मेटिड बना देने हैं। तो इस तरीके से टोटल 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। ठीक है, हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा मेयोसिस 2 से, इस तरीके से 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। और जो चारों स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं वो भी n है। n का क्या मतलब है? वो भी n है। n का मतलब है हैप्लॉइड है। चारों हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। फिर क्या होगा? ये जो स्पर्मेटिड्स है ना, ये जो 4 स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये एक्चुअली इमेच्योर स्पर्म्स हैं। स्पर्म्स तो हैं लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुए, अभी इमेच्योर हैं। इनको जब मैच्योर किया जाएगा फिर ये स्पर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि स्पर्मेटिड्स के अंदर कुछ तब्दीलियाँ होंगी। जब तब्दीलियाँ होंगी ना तो अब ये मैच्योर हो जाएंगे, और अब इनको हम मोटाइल स्पर्म्स कहेंगे। देखें, तब्दीलियाँ हो गई, तब्दीलियाँ होकर ये मैच्योर हो गए, और मैच्योर भी हो गए, और साथ में इनके पास टेल भी आ गई। टेल की वजह से मोटाइल हो गए हैं। मोटाइल की वजह से, मोटाइल का क्या मतलब है? कैन मूव। अब ये मूव कर सकते हैं, तैर सकते हैं। ठीक हो गया, स्विम कर सकते हैं। तो अब हम इनको स्पर्म्स कहेंगे। स्पर्मेटिड्स क्या हैं कि 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं, बस थोड़ी सी तब्दीलियाँ आने की बात है। जैसी तब्दीलियाँ आएंगी, चेंजेस आएंगी, तो ये मैच्योर हो जाएंगे। अभी ये स्पर्मेटिड जो है अभी इमेच्योर हैं। जैसे ही मैच्योर होंगे तो फिर ये स्पर्म्स बना देंगे। 4 स्पर्म्स बनते हैं एक सेल से। ठीक हो गया, एक सेल से देखिए 4 स्पर्म्स बन रहे हैं, और सारे स्पर्म जो हैं 1n है। 1n का क्या मतलब है? हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड का क्या मतलब है? कि इनके पास 23 क्रोमोसोम है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हर स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम है। ठीक हो गया, 23 क्रोमोसोम है हर स्पर्म के पास। अब हमने स्पर्म बना लिए, स्पर्म हमारा तैयार हो गया, रेडी है भाई स्पर्म। ये ऐसा स्पर्म। ठीक हो गया।
इस स्पर्म की एक्चुअली जो थोड़ी शेप होती है ना, वो मैं आपको, ये जो उन्होंने यहाँ पे शेप बनाई हुई है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब मैं स्पर्म हमेशा ऐसा बनाती रही हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म के लिए बनाती रही हूँ, वरना स्पर्म की असली शक्ल कैसी होती है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये स्पर्म जो होता है ना, इसका एक हेड होता है ऐसे करके, ठीक हो गया, ऐसे करके हेड होता है। ये सारा स्पर्म का हेड है, जिस तरह हमारा सर है ना, इस तरह स्पर्म का सर है। अब स्पर्म ने एक टोपी पहनी हुई है, आप ये समझ लें, एक कैप पहनी हुई है, ठीक है, ऐसे करके ये एक टोपी पहनी हुई है। ये जो टोपी पहनी हुई है ना, इस टोपी को कहते हैं एक्रोसोम। ये आपकी बुक में आगे इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन हम अभी समझ लेंगे तो हमें आगे आसानी से समझ आ जाएगा। इसको एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। ये हेड है और यहाँ पे इतना बड़ा स्पर्म का न्यूक्लियस है, क्योंकि स्पर्म एक सेल है ना, तो जिस तरह एक सेल आपने पढ़ा नहीं, एक सेल का क्या होता है, सेल का सारा साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, तो इसी तरीके से इस सेल का भी ये न्यूक्लियस है और ये इसकी सारा टोपी पहनी हुई है इसके हेड ने, जिसको एक्रोसोम कहते हैं, ठीक हो गया। ये स्पर्म की छोटी सी नेक आ गई, ठीक हो गया। नेक के बाद अब स्पर्म का यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट होता है, ठीक है। ये इस पार्ट के अंदर ना स्पर्म के बेतहाशा माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मुझे बताएं, आप क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, याद है आपको? इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इन्होंने सेल की एनर्जी बनानी होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया ने स्पर्म के लिए भर भर के एनर्जी बनानी है। क्यों? क्योंकि स्पर्म ने ना तैर तर के एग के पास जाना है। एग कभी भी स्पर्म के पास नहीं आएगा, स्पर्म हमेशा एग के पास जाएगा, क्योंकि पता है ना आपको, ये स्पर्म होता है और ये एग होता है, हमने इन दोनों को आपस में मिलाना है और मिला के हमने जाइगोट बनाना है, एक बेबी बनाना है। तो वो बेबी कैसे बनेगा? स्पर्म जाएगा एग के पास। कैसे जाएगा स्पर्म एग के पास? अपनी इस टेल के ज़रिए से। तो अब हम स्पर्म की ऐसे करके एक टेल बना लेते हैं, स्पर्म की खूबसूरत सी टेल हो गई, जिसके ज़रिए से इसने मूव करते करते किसके पास जाना है? एग के पास जाना है। तो ये स्पर्म एक सेल है, तो आपको पता है सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये सारा स्पर्म जो है ना, इस तरह करके सारा सेल मेम्ब्रेन से कवर हुआ है। तो अब आपने ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये सारी स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन है, अब आपने स्पर्म का ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आगे काम आएगा। अच्छा, ये जो एक्रोसोम है ना, इसके अंदर बड़े खूबसूरत से केमिकल्स होते हैं, शदीद केमिकल्स भरे हुए हैं, जिनको इंजाइम्स कहते हैं। इंजाइम्स भर भर के यहाँ पे पड़े हुए हैं इस एक्रोसोम के अंदर। वो इंजाइम कहाँ पे काम आएंगे, आगे जाके देखना इंजाइम्स का क्या खेल होता। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, ठीक हो गया, ये इसलिए यही स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखें, ये उन्होंने ये बनाया हेड के ऊपर ये न्यूक्लियस बनाया हुआ है, ठीक हो गया, और न्यूक्लियस की बाई टोपी बनाई हुई है थोड़ी सी एक्रोसोम, और ये वो दरमियान वाला पार्ट बनाया हुआ है, और ये टेल बनाई हुई है सारी स्पर्म की। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। तो स्पर्मेटिड तो गोल गोल था, स्पर्मेटिड के अंदर चेंजेस आई और इस तरह करके मैच्योर स्पर्म बन गया। आपकी बुक में भी वही डायग्राम है, देखें कैसे याद करना है। सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उसमें मियोसिस 1 होगी, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस 2 होगी, और मियोसिस 2 के नतीजे में 1 से 2 स्पर्मेटिड बनेंगे। इसी तरीके से इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से भी 2 स्पर्मेटिड बनेंगे। कैसे बने? मियोसिस 2 की वजह से। जो मैंने डायग्राम बनाई है वो भी समझ लें, ये भी वही है। फिर स्पर्मेटिड्स के अंदर चेंजेस आएगी और स्पर्म बन जाएंगे, बात ख़त्म। ये हमने स्पर्म बना ली, अब हमारा स्पर्म रेडी हो गया है। अब हमने फीमेल की तरफ जाना है, ठीक हो गया। फीमेल के अंदर आपको पता है एग बनना है। फिर हम क्या करेंगे, स्पर्म और एग को आपस में मिला देंगे और इनके मिलाने से जाइगोट बना देंगे, और जाइगोट से एक पूरा बेबी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट स्टार्ट करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।